बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज मुझे थोड़ा तफसील से आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है PTM, ये शुरू तो हुई थी नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के बाद, जिसको राव अनवार ने मारा था। लेकिन अब ये किसी और स्टेज पे खड़ी है। राव अनवार जिसका दलेर बच्चा था आसिफ अली जरदारी का, उन्हीं के जलसों से खिताब करते हैं PTM वाले। यानी ये हैरत की बात है कि PTM के ही लोग कसूरवार थे और PTM के जलसों में ही PTM के रहनुमा खिताब करते हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा मोहसिन दावर, अली वज़ीर वगैरह। तो इसका ज़रा एजेंडा आप समझिए। अभी उन्होंने दोबारा फ़ौज को गाली दी है। वो ये कह रहे हैं, बल्कि कहते रहते हैं, कराची में भी उन्होंने एक इकट्ठ किया कि फ़ौज को लोग घसीटेंगे, फ़ौजियों को लोग निशाना बनाएंगे, इनको उल्टा लटकाएंगे। फिर यहाँ तक कहा थोड़े दिन पहले अली वज़ीर ने और मोहसिन दावर ने कि मेरी गाड़ी के साथ बांध के इनको घसीटो, और ये जो इन्होंने फेंस लगाई है ना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इसी फेंस की तारों के साथ फ़ौजियों को बांध के घसीटेंगे। तो इस किस्म के सख्त और तल्ख जुमले पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बोल रहे हैं ये लोग कौन हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग इनके जलसों में क्यों आते हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अगर तो ये झूठ बोल रहे हैं और सारी बात गलत कर रहे हैं तो इनके जलसों में लोगों को नहीं आना चाहिए। लेकिन लोग इनके जलसों में क्यों आ रहे हैं, बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब देते हैं आपको। और दूसरा, जो लोग नहीं आ रहे वो बिल्कुल एक्सट्रीम दूसरी लाइन ले रहे हैं। अब ज़रा आप आ जाएं, मैं आपको एक थोड़ा सा माजी में लेकर जाता हूं और आपको बताता हूं पाकिस्तान की फ़ौज ने इस पूरे खित्ते में किया क्या है। आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान जो है वो गुज़िश्ता 41 साल से वहाँ एक जंग चल रही है। 41 साल, यानी वहाँ पे जंग का आगाज़ हुआ था 1979 में। 1979 में जो जंग शुरू हुई थी अफ़गानिस्तान में, जब रशिया ने अटैक किया था, वो जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो 41 साल से वहाँ पे एक जंग चल रही है, और इन 41 सालों के अंदर कैसे मुमकिन है कि आसपास के मुल्क जो हैं वो महफूज रहे उस जंग से और वहाँ पे पूरे खित्ते के अंदर अमन रहे। इराक में वॉर हुई थी, आपने देखा, जब अमेरिका ने अटैक किया, वो जंग पूरे खित्ते में फैल गई। पूरा मशरिक़ वस्ता उसमें जल रहा है। जंग अज़ीम जो है अव्वल, वो भी छोटे से पैमाने पर शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। जंग अज़ीम दोम जो है वो भी दो मुल्कों के दरमियान मामला शुरू होता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये जंग होती ऐसी है कि ये फैलती चली जाती है, ये चीज़ ही ऐसी है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 41 सालों से जंग लगी है। अगर पाकिस्तान उसमें सरवाइव कर गया तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फैक्ट्स हैं जिनको हम भूल जाते हैं। हम PTM के नारों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और असल हकायक हम भूल जाते हैं। मैं आपको कुछ हकायक बताता हूँ। नंबर 1, रूस ने हमला किया 1979 में अफ़गानिस्तान के ऊपर। अच्छा, रूस ने हमला क्यों किया था? ये 24 दिसंबर 1979 को हमला किया था। ये उनके नज़दीक उनका सी पैक था उस दौर में। रूस जो है वो बहुत सर्द इलाकों में है, उसके पास बेहतर बंदरगाहें नहीं हैं। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका ये था अपनी मसनूआत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए और दुनिया की मसनूआत को अपने तक लाने के लिए, पूरे के पूरे एशिया पर रूल करने के लिए और दुनिया के अंदर एक माशी ताकत बनने के लिए, अमेरिका का मुकाबला करने के लिए उनको गर्म पानियों तक आना था। ये लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी थी उस दौर की। और रूस ने उसके लिए अफ़गानिस्तान का इंतखाब किया। सबसे पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया और उसके बाद पाकिस्तान को खुटका लग गया। पाकिस्तान को इस बात का बिल्कुल आइडिया हो गया। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्टें मौजूद थीं, क्योंकि रूस के इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इंडिया और रूस आपस में इत्तेहादी थे। पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ थे, और वो भी इसलिए क्योंकि इंडिया और रूस अगर हाथ मिलाएंगे तो पाकिस्तान को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा ना। तो पाकिस्तान ने फिर अमेरिका के साथ हाथ मिलाया हुआ था उस दौर में। जो दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत थी वो रशिया था, पहली बड़ी ताकत थी वो अमेरिका था, और इनके दरमियान में कोई फैसला कुन लड़ाई नहीं हुई थी। तो रूस भी अपने आप को सुपर पावर कहता था, अमेरिका भी कहता था। पाकिस्तान को इस बात का खुटका हुआ कि भारत की फरमाइश पे अगर अफ़गानिस्तान
रूस के कंट्रोल में आ गया तो ये गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करेंगे और भारत के साथ अपनी एक ज़मीनी सरहद बना लेंगे। यानी इधर से भारत आएगा गिलगित बल्तिस्तान में, उस तरफ से रशिया आएगा और ये आपस में अपना एक ज़मीनी राब्ता कायम कर लेंगे कामयाबी के साथ। और पाकिस्तान इतना ताकतवर और बड़ा मुल्क नहीं था कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस को और अपने से कई बड़ा मुल्क भारत जो है उसको जो है वो कंट्रोल करता। और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में हुआ था तकरीबन चंद साल पहले 1971 में। तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया था। दूसरा, पाकिस्तान को ये पता था कि ये बलूचिस्तान की तरफ आएंगे अफगानिस्तान से और साहिलों तक रसाई हासिल करेंगे। ये उनका दूसरा मिशन हो सकता था। तो पाकिस्तान की सर्वाइवल का मामला था। अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से एक जंग प्लान की, एक ऐसी जंग जिसकी तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की फौज ने, आईएसआई ने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत एक ऐसा खतरनाक महाज खोल दिया जिसका इख्तिताम सिर्फ पाकिस्तान जानता था, लड़ने वालों को भी उसका अंजाम नहीं पता था। पाकिस्तान ने अमेरिका से राब्ता किया, अमेरिका को कहा कि आपका टारगेट हम अचीव करके देते हैं, रूस आपसे मार नहीं खा रहा। उन्होंने एक मुल्क पे हमला किया, अफगानिस्तान पे। हम रशिया के टुकड़े कर सकते हैं अगर आप हमें सपोर्ट करें तो। अमेरिका को मौके की तलाश थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को जितना असला और जितना पैसा चाहिए था वो सब फराहम किया। अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने अरबों से राब्ता किया। अरब एक बड़े अहम मसले से दो चार थे। अरबों के अंदर कुछ ऐसी मलेशियाज पैदा हो चुकी थी, कुछ ऐसे ताकतवर ग्रुप पैदा हो चुके थे जो किसी वक्त भी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर सकते थे। उसामा बिन लादेन टाइप के बहुत सारे लोग अरबों में मौजूद थे जो पैसे वाले भी थे, दीनदार भी थे, ताकत वाले भी थे और वो हुक्मरानों के लिए खतरा बने हुए थे। तो पाकिस्तान ने कहा कि इन सबको लड़ने के लिए एक बैटल ग्राउंड हम देते हैं। इनको लड़ने का शौक है ना, जहाद का, तो इनको जहाद के लिए ज़मीन हम देते हैं, ये वहां पे हैं, वहां पे आके जहाद करें। इस तरह अरबों का पैसा भी आया, हज़ारों की तादाद में उनके जहादी आए और वो सारे कबायली इलाकों में जमा होना शुरू हो गए। अमेरिकन असला, अरबों का पैसा, अमेरिकन का पैसा, पाकिस्तान की फ़ौज की जो हिकमत अमली, पाकिस्तानी फ़ौज की प्लानिंग, हमारी फ़ौज का दिमाग आईएसआई का और तरबियत, उसने काम दिखाना शुरू किया। और फिर एक ऐसी जंग शुरू हुई, मुजाहिदीन से बढ़ते बढ़ते मामला तालिबान तक पहुंचा। अफगान तालिबान जो मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो जैसे जैसे बड़े होते गए, ताकतवर होते गए, वो इस फोर्स का हिस्सा बनते चले गए। इन ट्रेनिंग कैंप्स में तैयार होने के बाद उन्होंने रशिया की फौज के साथ जंग की और ऐसी खौफनाक जंग की कि सोवियत यूनियन को तोड़ के रख दिया। बहुत सारे नए ममालिक और रियासतें बन गईं। रूस वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। एक ऐसा मुल्क जो सुपर पावर बनने जा रहा था, पाकिस्तान ने अपनी जहानत से, अपनी हिकमत अमली से उसका सत्यानाश कर दिया और अपनी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी, अपनी जो सरहदें थी, उनको भी महफूज बना लिया। अमेरिका टारगेट अचीव होते ही यहां से भाग गया, बोरिया बिस्तरा समेटा और भाग गया। उसने बारूद का ढेर अफगानिस्तान में छोड़ दिया, असले का ढेर अफगानिस्तान में छोड़ दिया, वहां सेटलमेंट के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा ज़िया-उल हक के साथ इख्तलाफात हुए तो उनको शहीद कर दिया गया। ज़िया-उल हक के बाद जब यह जंग खत्म हुई तो पाकिस्तान के इंटरनल सियासी हालात इतने बुरे थे कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर आपस में दस्तों गिरेबान थे। पाकिस्तान की फौज जो है वो इंटरनल सियासी मामलात में उलझी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस खासा ज़्यादा था। अफगानिस्तान में इंटरनली एक लड़ाई शुरू हुई, उस लड़ाई के नतीजे में 4-5 साल गुजर गए। फिर तालिबान सामने आए एक बड़ी ताकत के तौर पे दोबारा। मुजाहिदीन का एक बड़ा ग्रुप उनके साथ मिल गया, उन्होंने सबको शिकस्त दी और 1996 में अपनी हुकूमत बना ली। अब जब 1996 में तालिबान की हुकूमत बन गई तो पाकिस्तान ने को तस्लीम किया। पाकिस्तान उनका हमायती था और यह पाकिस्तान ने ही इसके लिए रोल प्ले किया था। तालिबान की हुकूमत आई तो अरब ममालिक को माथा दोबारा से खनका। अरब ममालिक के अंदर यह सोच पैदा हुई कि यह तो एक बहुत बड़ी इस्लामी ताकत बनती चली जा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस इस इलाके से मंसूब हैं और ये अपने आप को वही लोग समझ रहे हैं। तो कल ये मुसलमानों को लीड करना शुरू हो जाएंगे तो अरबों का एक बहुत बड़ा मसला है कि वो किसी और को बतौर लीडर तस्लीम नहीं कर सकते। अरब और अजम का मसला उनका बड़ा संजीदा है।
तो उन्होंने बड़ी कोशिश की इनको कंट्रोल करने की, ये कंट्रोल नहीं हो रहे थे। फिर ये दुनिया की आलमी ताकतों के लिए खतरा बनते चले जा रहे थे और जो मुसलमान रेजिस्ट कर सकते थे उन्होंने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका के साथ उनकी मुखालफत शुरू हो गई और वो मुखालफत इस हद तक बढ़ गई कि 9/11 हो गया और 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी लगाई और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। पाकिस्तान एक दफा फिर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, या तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका और दुनिया भर की फौजों से लड़ पड़ता, या पाकिस्तान फिर दोबारा एक हिकमत अमली बनाता और एक ऐसी जंग शुरू करता जिसका नतीजा सिर्फ पाकिस्तान जानता है और कोई नहीं जानता। तो पाकिस्तान ने अपने पुराने ऑप्शन पे काम शुरू किया। 9/11 का बहाना करके अमेरिका ने जब यहां पे अटैक किया और पाकिस्तान को धमकाया, तो पाकिस्तान ने बजाय जंग में जाने के अमेरिका को कहा कि आइए लड़िए, ये मैदान है, ये घोड़ा। अमेरिकन ने बहुत ज्यादा बम्बारमेंट की, लेकिन पाकिस्तान ने अपने पुराने साथियों का साथ नहीं छोड़ा। उन लोगों का जो खानदानी थे, वो कबाइल जो पाकिस्तान के कहने पे जान कुर्बान कर देते थे, पाकिस्तान ने उनको तनहा नहीं छोड़ा, लेकिन इत्तेहादियों के साथ मिलकर उनका भी साथ देता रहा पाकिस्तान। और इसी को अमेरिका कहता रहा कि पाकिस्तान की एक डुअल गेम है जो किसी को समझ नहीं आती। बहरहाल पाकिस्तान ने एक दफा फिर अपना टारगेट अचीव किया और अमेरिका को सांस चढ़ना शुरू हो गया लड़ते लड़ते। उसके बाद वो बंदे ढूंढना शुरू हो गया, हमारी कोई सुलह करा दो। तालिबान ने अमेरिकन फौजों को इस नौयत की फैंटी लगाई कि अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद, खरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अमेरिका वहां पे कुछ भी हासिल नहीं कर सका। 2-3 शहरों के अलावा कुछ उनके कंट्रोल में नहीं है। तालिबान ने इनको नकब लगा लगा के मारा और बुरी हालत कर दी। अब अमेरिकन 20 साल की लड़ाई के बाद पाकिस्तान की मदद से इस जंग से जान छुड़ा रहे हैं और पाकिस्तान की हिकमत अमली एक बार फिर कामयाब हो रही है। उसने 20 साल अमेरिका को एक ऐसी जंग में उलझाए रखा जो जंग अमेरिका को शायद लड़नी ही नहीं चाहिए थी। एक ऐसी जंग में उलझाए रखा जिसका कोई नतीजा निकला ही नहीं और निकल भी नहीं सकता था। यह पाकिस्तान जानता था। पाकिस्तान ने अपने वो सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान की इज्जत दुनिया को नजर आई और अफगानिस्तान के अंदर से जितने ग्रुप थे सबने पाकिस्तान की हां में हां मिलाई और फिर अब अमन मुआहदे हो रहे हैं। यह भी पाकिस्तानियों की कामयाबी है। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे भारत है, अमेरिका है, इसराइल है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी को भेजा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाकर, और पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश की कि यह मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाना चाहिए। मौका था एक उनके लिए। उन्होंने कहा कि एक मुल्क में जंग लगी है, साथ वाले सारे मुल्क इफेक्ट होते हैं, तो इसको भी इफेक्ट कर दें आप। लेकिन पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जब ये टीटीपी के लोग आए, ये दहशतगर्द आए, तो इन्होंने हमले किए आम शहरियों के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, अमलाक के ऊपर। बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। और फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत ने फौज के साथ मिलकर फैसला किया कि अब हम इसका जवाब देंगे। और जवाब फिर क्या हुआ? पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया। बड़े जबरदस्त ऑपरेशन किए गए, राह रास्त, राह नजात, ज़रबे अज़्ब, बहुत सारे ऑपरेशन हैं। कामयाबियों की एक लंबी दास्तान है। पाकिस्तान की फौज ने यह जंग जीत ली। आज उन इलाकों में अमन है और फेंस लगा दी गई है कि उस तरफ से कोई और दहशतगर्द इधर आके लोगों पे हमला ना कर सके। अब ये फेंस किसको बुरी लगती है? ये अमन किसको बुरा लगता है? उनको बुरा लगता है जो एक दौर में ड्रोन हमलों के हमायती थे। ये मोहसिन दावड़ वगैरह आपको पता है, इनके बयानात हैं। ये ड्रोन हमलों के हमायती हुआ करते थे, मारो पाकिस्तानियों को, हमला करो इनके ऊपर, तालिबान के ऊपर अटैक करो। और तालिबान वो नहीं जो टीटीपी के लोग हैं, तालिबान वो वाले जो किसके लोग हैं? जो मुजाहिदीन हैं, जो अल्लाह का नाम लेकर लड़ रहे थे गैर मुल्की फोर्सेस से। तो उन्होंने हमेशा अमेरिका का साथ दिया है। ये मूवमेंट बहुत अच्छी चली थी, पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, बड़ी जबरदस्त थी, मकसद भी बड़ा नेक लगता था। लेकिन अब ये गैरों के हाथों में खेल रही है। ये हर वो बात कर रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है। किस फौज को मारने की आप बात कर रहे हैं जिसने इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर दी? पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाता जितने बड़े मुल्कों ने यहां पे जंग लड़ी है। रूस दुनिया की दूसरी सुपर पावर, अमेरिका दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहने वाला, दोनों को यहां पे नाको चने किसने चबवाए? और आप उसी फौज को गाली दे रहे हैं जिसने आपकी बका के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसने आपकी बका के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं।
इनकी बात को लोग सुनते क्यों हैं? याद रखिए, जिन इलाकों में जंग होती है ना, या जो जंग ज़्यादा खित्ता होता है, वहां पे लोगों का बहुत नुकसान होता है, शहादतें होती हैं, लोग जान से जाते हैं, लोगों के माल का नुकसान होता है, लोगों के कारोबार का नुकसान होता है, लोगों के मामूलात ज़िंदगी वैसे नहीं चल रहे होते जैसे नॉर्मल हालात में चल रहे होते हैं। वो एक बड़ी मुश्किल और कठिन ज़िंदगी गुजार के वापस आते हैं। अब उनकी वापसी हो रही है तो एक ग्रोह है लोगों का जो पॉलिटिकली उनको जाकर ये कह रहा है कि आपकी हर तबाही के लिए जिम्मेदार ये फौज है। हालांकि आप हकीकतन देखें तो फौज ने इनको सरवाइव करवाया है, फौज ने इनकी जान बचाई है, फौज ने इनके लिए वो सारा कुछ किया है जिसके लिए ये हकदार थे। लेकिन प्रोपेगेंडा उसी फौज के खिलाफ हो रहा है कि ये सारा किया कराया फौज का है, ये जुल्म ये जबर सारा फौज ने किया है, ये फौजी जो है ये फेंस लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये फौजी जो है इन्होंने ऑपरेशन किया, ये क्यों किया है, इससे पहले आप ड्रोन हमलों के हमायती थे, कभी आप किस चीज़ के हमायती हैं, कभी आप किस चीज़ के हमायती हैं, आप खड़े किस तरफ हैं? लोगों का नुकसान हुआ है, उसका अजाला जिम्मेदारी है पॉलिटिकल क़यादत की। उनको जाकर गले लगाना था सियासी क़यादत ने कि हम आ गए हैं, जितना नुकसान हो गया वो हो गया, आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। आपके प्यारे शहीद हुए, वो हमारे भी लोग थे। इस तरह तो किसी ने जाके दिलासा नहीं दिया, ना जरदारी साहब ने दिया, ना नवाज शरीफ साहब ने दिया, और ना इमरान खान साहब ने दिया। तो जो काम पॉलिटिकल लोगों के करना था उन्होंने अपना काम नहीं किया। वहां सड़कें कौन बना रहा है? फौज से बनवा रहे हैं आप। दुकानें कौन बना रहा है? फौज से बनवा रहे हैं आप। स्कूल कौन बना रहा है? फौज से बनवा रहे हैं आप। कॉलेज कौन बना रहा है? फौज से बनवा रहे हैं आप। भैया, आपकी पॉलिटिकल इंतजामिया कहां पे है? आप क्यों वहां पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे? क्यों लोगों को रोजगार नहीं दे रहे? अब लोगों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मंसूबे शुरू किए हैं। फौज सिक्योरिटी फराहम कर रही है, गवर्नमेंट अरबों रुपए के मंसूबे लेकर वहां पे जा रही है, जो एक बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत खुशी की बात है। वहां के लोगों का हक है तरक्की पर, तालीम पर, शऊर पर, आगे बढ़ने पर, लेकिन उनके बुरे हालात को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोपेगेंडा के जरिए से लोगों और उनकी फौज के अंदर, उस फौज के अंदर जो उन लोगों के अंदर रची बसी हुई है, उस फौज और उन लोगों के अंदर जिन्होंने एक लंबा अरसा 40 साल एक आसाब शिकन जंग लड़ी है, ना इन कबायलियों के अलावा यह फौज ये जंग जीत सकती थी, ना ये कबायली इस फौज के बगैर जो है वो कामयाबी से अपने आप को आजाद रख सकते थे। इस फौज का और इन कबायलियों का बड़ा लंबा रोमांस है, लेकिन वहां होने वाले हर कोलेटरल डैमेज और वहां होने वाले हर नुकसान का जिम्मेदार ये लोग सियासी तौर पर एक प्रोपेगेंडा के जरिए फौज पे डाल रहे हैं, जो एक ज्यादती है। आप तारीख उठाइए और पढ़िए, जब ज़िया-उल हक ने एक मौक़िफ़ लिया था लड़ने का, वो भी ठीक था, रूस से लड़ेंगे। जब जनरल मुशर्रफ ने यह मौक़िफ़ लिया था कि इस वक्त सुपर पावर से हम नहीं लड़ सकते, इनको भेजो मैदान जंग में, इनको पता चले आटे दाल का भाव, वो भी मौक़िफ़ ठीक था। और अब हम वहां पे अमन कायम कर रहे हैं, ये भी मौक़िफ़ ठीक है। पाकिस्तान कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी ताकतों के बीच में रहना, अपने आप को सर्वाइव करवाना और अपनी ताकत को साबित करना, यह बहुत बड़ा कारनामा और कामयाबी है। लेकिन पीटीएम वाले इसको नहीं समझेंगे, शायद इनकी फंडिंग इनको समझने नहीं दे रही। और आम पठान, हमारा आम पश्तून शहरी जो बेचारा पहले ही लुटा पटा है, उसको आप जिस तरफ मर्जी चला दें, उसको आप कहें कि भाई तुम्हारा जो फलां कज़न शहीद हुआ था, या बाप या कोई रिश्तेदार, उसके लिए ये जिम्मेदार है। आप प्रोपेगेंडा करते रहें, लोगों को गुमराह करते रहें। मेरे ख्याल में इस गुमराही से अगर लोगों को बचाना है तो पहला रोल उलमा इकराम का और वहाँ की जो पॉलिटिकल हुकूमत है उसका है। लोगों का हाथ आज भी थामें, उनको गले से लगाएं, उनके मसाइल हल करें, उनकी शिकायत को सुनें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो मर्जी, चाहे ये पीटीएम हो, चाहे पीडीएम हो, चाहे कोई और तहरीक खड़ी हो जाए, लोगों को इस्तेमाल करते रहेंगे और लोगों को वरगलाते रहेंगे। उनको प्रोपेगेंडा करना आसान रहेगा। तो जिम्मेदारी अब सियासी क़यादत की है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।